हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको महान न्यायवादी के बारे में बताने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसका हम डिटेल करेंगे। वरसते आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए जो हम बताने जा रहे हैं महान न्यायवादी के बारे में। तो देखिए महान न्यायवादी इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। महान न्यायवादी से जो रिलेटेड है दो आर्टिकल है 76 और 88। दो आर्टिकल है मतलब 76 और 88। अब आता है कि महान्यायवादी पद कहां से लिया गया। तो महान्यायवादी पद इंग्लैंड से लिया गया। यह पद कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। यह पद कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का वर्णन है। पूछेगा कि महान न्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 76 में, 76 में वर्णित है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। पूछेगा देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी। कौन होता है? महान न्यायवादी, ये याद रखना। अब आते हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल। महान न्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। याद रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान में वर्णित नहीं किया गया। ये दिमाग में रखना कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है संविधान में वर्णित नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान में इसको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं है। ये दिमाग में रखना है कि इसके अलावा संविधान में इसको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं है। ये भी याद रखना है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार बने रहते। ये मैंने यही याद रखना कि ये अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहेगा अपने पद पर। इसमें क्या क्या याद रखना है कि यह पद इंग्लैंड से लिया गया। महान्यायवादी पद का वर्णन 76 में देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में इसको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। ये दिमाग में रखना है। अब आते हैं योग्यता। योग्यता में लोग को दिमाग रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना जरूरी है। ये इनके साथ कंडीशन है। तो योग्यता क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना जरूरी है। ये दिमाग में रखना है आप लोग को। और वेतन, इसका वेतन भी निर्धारित नहीं किया गया। यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन करता है निर्धारित? राष्ट्रपति करता है। तो आगे देखिए शक्ति। अब महान्यायवादी का कार्य शक्ति भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। इनका कार्य भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। दूसरा, विधि स्वरूप से ऐसे अन्य दायित्व का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। ये भी याद रखना कि विधि स्वरूप से ऐसे अन्य दायित्व का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। अब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो यह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ये याद, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अधिकार एवं मर्यादा। अनुच्छेद 88 के अनुसार, क्योंकि महान्यायवादी से रिलेटेड दो ही आर्टिकल है 76 और 88, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में? तो 76 बोल देना। और
अनुच्छेद 88 मतलब 88 के अनुसार ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देता है किस आर्टिकल के तहत ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो याद रखना किस आर्टिकल में 88 और महान्यायवादी किस आर्टिकल में तो 76 में। अब महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके मतलब कहने का मतलब हुआ कि महान्यायवादी के काम काज में मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो आगे देखिए, महान्यायवादी पर निर्धारित की गई सीमाएं, क्या क्या इन पर सीमाएं हैं ये हम बताने जा रहे हैं। वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है, पहला इनके कंडीशन है इनके साथ कि वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या रखना है कि वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है। दूसरा, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है। उसके बाद यह रखना है कि वह सरकार की अनुमति के बिना, तीसरा पॉइंट में, वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मतलब एमडी सीईओ नहीं बन सकते। इसका मतलब वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। ये इनके साथ सीमाएं हैं। अब याद रखना है हम लोग को कि पहला महान्यायवादी कौन थे। तो पहला महान्यायवादी थे एमसी सीतलवाड़। पहला महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। पहला महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। 1950 से 63 तक सबसे लंबा कार्यकाल, 1950 से 63 तक, याद रखिएगा। तो पहला महान्यायवादी कौन हो गए? एमसी सीतलवाड़। वर्तमान में जो अभी महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, 15वां है। क्या है? 15वां है। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। तो महान्यायवादी जो टॉपिक था मेरा, जिससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल था, सारे हम कंप्लीट कर दिए। और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अंत में कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अधिक से अधिक करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।